Hello dear students, welcome to Psychologia. I am Dr. Lucky Ahuja एंड आज YouTube चैनल पर हमारे YouTube चैनल पर मैं ये एक वीडियो लेकर के आई हूँ विच इज़ वन ऑफ द लाइक फेवरेट टॉपिक्स ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स एंड ऑल हु आर कनेक्टेड टू साइकोलॉजी एक्चुअली। ठीक है, तो फ्रॉइड का जो नाम है अपने आप में इतना बड़ा नाम है साइकोलॉजी के फील्ड में, और उनका काम भी बहुत बड़ा है। ही वर्कड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने काम किया है। नाउ आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे दैट विल बी अबाउट हिज dynamic model of personality and structure of personality. Now I'll be explaining the things in both the languages English and Hindi, लेकिन जो कंटेंट आपके सामने होगा वो मेनली इंग्लिश में होगा। तो ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम का बच्चा देख नहीं सकता है, वो भी देख सकते हैं, एंड इंग्लिश वाले तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको यहाँ चीजें समझने को मिल ही रही हैं। नाउ आज ये जो हमारा वीडियो है इसके थ्रू हम उस मॉडल को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। नाउ फ्रॉइड ने एक्चुअल में जो अपना पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर बताया है, ही टोल्ड अबाउट 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी एंड दे वर नेम्ड एज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। हिंदी में इनको कहते हैं इदम, अहम और परा अहम। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ऑल दीज 3, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो जो भी कंफ्यूजन है कि नहीं इड जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, एक्चुअल में हम में क्या सिर्फ इड ही होता है या ईगो भी होता है, या ईगो होने से एक आदमी में बहुत घमंड आ जाता है, ये सारे जो मिथ हैं कुछ उनको भी हम ब्रेक करेंगे, और साथ के साथ जो रियल कॉन्सेप्ट है इड, ईगो एंड सुपर ईगो का उसको भी आप अच्छे से समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स अबाउट इड, ईगो एंड सुपर ईगो। नाउ आर दे रियल? तो सबसे पहला थॉट जो आता है कि हाँ, ये जो फ्रॉइड ने थॉट दिया है कि इड, ईगो, सुपर ईगो, क्या ये रियल कुछ ऐसा होता है क्या कि ये चीज इड है, ये ईगो है, ये सुपर ईगो है? नो, दे आर नॉट रियल एक्चुअली। लेकिन ये जो इड, ईगो और सुपर ईगो का थॉट है फ्रॉइड का, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है साइकोलॉजी में। यानी फ्रॉइड के बाद के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने इस विचार को, इस थॉट को एक्सेप्ट किया है, इसे प्रेज किया है कि हाँ, ये जो विचार है कि पर्सनालिटी में, हमारी हर व्यक्ति की पर्सनालिटी में ये 3 हिस्से होते हैं, इदम, अहम और परा अहम। ना ऑल दीज 3 आर हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तीनों हम में ही हैं, हर व्यक्ति में है, लेकिन इन तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफी अलग अलग बताई फ्रॉइड ने। ना सीक्वेंस हमेशा आपको याद रखना है, यही रहेगा। फर्स्ट पार्ट इज इट, सेकेंड पार्ट इज ईगो एंड द थर्ड वन इज सुपर ईगो। क्यों ये सीक्वेंस रहेगा? सो यू नीड टू रिमेंबर कि सबसे पहले एट द टाइम ऑफ बर्थ हम में सिर्फ क्या होता है, इड होता है ना। आफ्टर दैट क्या अराइज होता है, इड से ही ईगो अराइज होता है, एंड आफ्टर ईगो डेवलप सुपर ईगो। और सुपर ईगो कहां से डेवलप होता है? ईगो से फाइनली सुपर ईगो डेवलप होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कनेक्शन। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ याद रखनी है। क्वेश्चन अगर क्रिएट होता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट होता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि ये तीनों की सीक्वेंस ये फिक्स है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, because this is present in a newborn child. Then from it ego develops and from ego super ego develops. ठीक है ना। सबसे पहले तो एक जो जनरली हमारा ना मिसकंसेप्शन रहता है अबाउट ईगो, उस मिसकंसेप्शन को आप दूर रखना, बिकॉज बहुत सारी चीजें साइकोलॉजी में ऐसी हैं, लाइक वी लिंक देम विद कॉमन सेंस और डेली लाइफ। ठीक है, बट उसका एडवांटेज होने के साथ साथ कई जगह नुकसान भी होता है। लाइक हियर हम जो ईगो टर्म का यूज लेते हैं वो एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं हमेशा। कहते नहीं अरे उसमें तो बहुत ईगो है। ठीक है, समटाइम्स लाइक पीपल टॉक लाइक दिस कि उसमें तो बहुत ईगो है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है। ठीक है, उसका बहुत ही बड़ा ईगो है। तो ये जो शब्द है ना कि उसका ऊंचा ईगो है, बड़ा ईगो है, ये यहाँ लागू मत करना। हम वो ईगो के लिए यहाँ रेफर नहीं कर रहे हैं।
वो एक्चुअल में ईगो कुछ होता ही नहीं है, ईगो तो यही टर्म है, ठीक है। हमने उसको घमंड के सेंस में यूज ले लिया है कि किसी आदमी में बहुत ज्यादा घमंड आ गया किसी कारण से, वो साइकोलॉजी में एक बिल्कुल उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी है। यहाँ ईगो एक बहुत पॉजिटिव सेंस में टर्म यूज में होता है। द अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इज ईगो, आपकी अपने आप की जो समझ है, जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसको यहाँ ईगो कहा जाता है। नाउ फाइनली ये तो एक इंट्रोडक्शन है, हम इड, ईगो और सुपर ईगो की वन बाय वन बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इड। नाउ इड को कहा जाता है डेविल इन अ मैन। क्या कहा जाता है? डेविल इन अ मैन। नाउ भाई क्यों कह दिया डेविल इन अ मैन, तो उसको पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दैट। नाउ infants are born with id index. The first thing you need to remember, सबसे पहले हम में id ही होता है, because newborns are already having id with them. इस इड को कैसे समझना है, तो आप एक न्यूबॉर्न बेबी के बारे में सोचे, देखे होंगे आपने, किसी ने सॉरी किसी ने नहीं भी देखा हो तो आपने सुना है, ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं। जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, व्हाट डू यू थिंक उसको क्या चाहिए होता है? ज्यादा से ज्यादा उसको क्या चाहिए होता है? वो आपसे डिमांड करता है कि ये खिलौना ला दो मुझे? डेफिनेटली नहीं करता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, उसको भूख लगती है, डेफिनेटली लगती है। एट टाइम्स वो भूखा फील करता है और रो करके उसको एक्सप्रेस करता है। उसे नींद आती है, ठीक है, सोता है वो काफी टाइम तक। उसके अलावा हम कहीं विद इन 2-4 डेज इजीली कुछ चीजें विजिबल होती है कि जैसे उसको भूख लगती है तो एक्सक्रीशन भी होता है, ठीक है, यानी सूसू पॉटी जो है वो भी उसके होते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, दे आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन अस, या हमारा एक पार्ट है हमारी हेरिडिटी के साथ में, ठीक है। हम एक एज एन एनिमल ऐसे होते हैं कि हमें ये सारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, द नीड टू हैव फूड, द नीड टू ड्रिंक वाटर, द नीड टू एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल। इन सबको हम अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से जोड़कर देख सकते हैं, और ये हम में ही नहीं होती हैं, बाकी एनिमल्स में भी होती हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स में ही होती हैं ये नीड्स, ये बायोलॉजिकल नीड्स बाकी के भी सारे एनिमल्स में होती है ना। उससे आपको लिंक करना है कि एक न्यूबॉर्न बेबी इनको सीख नहीं रहा है, उसे भूख लगने को सिखाना नहीं पड़ता है, भूख उसे लगती ही है, उसे सोने को सिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। उसे नींद आएगी, उसका डिमांड करता है उसका बॉडी नींद को, और उसको नींद आती है, ठीक है। सिमिलरली जो एक्सक्रीशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। नाउ सी द डिफरेंस, एक्सक्रीशन नेचुरल है, जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस है वो उसमें पहले से, लेकिन वेस्ट मटेरियल एक स्पेसिफिक जगह पे ही हमें एक्सक्रीट करना होता है। दैट इज अ लर्न थिंग जो धीरे धीरे बच्चे को सिखाई जाती है। आप जानते हैं कि छोटा बच्चा जो है, इन्फेंट जो है, वो तो अपनी जगह पे सूसू पॉटी कर देता है, उसे पता नहीं होता ना सूसू पॉटी करने के लिए देयर इज स्पेसिफिक प्लेस, हमको टॉयलेट जाना पड़ता है, वहां अंदर जा करके पॉटी करते हैं। वो तो जहाँ होता है वहीं सूसू पॉटी कर लेता है, बिकॉज वहां उसमें इड तो है, बायोलॉजिकल इम्पल्सिस तो है, बायोलॉजिकल नीड्स तो है, लेकिन रियलिटी जो है, सोसाइटी जो है, उससे अभी तक उसका सामना नहीं हुआ है। नाउ सिंपली यू नीड टू रिमेंबर दैट इन्फेंट्स आर बोर्न विद इड इंटैक्ट, दे आर हैविंग इड इन देमसेल्फ। Then second is it operates on pleasure principle. Now ये जो नाम है ना pleasure principle, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ये जो id है हमारा, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमें बाय बर्थ होता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नाउ डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू दैट इट ऑपरेट्स ऑन विच प्रिंसिपल और विच पार्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑपरेट्स ऑन pleasure principle. They will mention id, ego, super ego, all of them, none of them. तो उस केस में आपको सीधे सीधे जाना है कि हाँ id operates on pleasure principle. Now है क्या pleasure principle, ये आपको समझना है। हिंदी में हम इसको कहते हैं एक प्रकार से खुशी का सिद्धांत होता है, प्लेजर को आप आनंद का सिद्धांत बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ
इसका जो मूल उद्देश्य है वो प्लेजर प्राप्त करना है। प्लेजर कैसे प्राप्त करना है भाई? अगर इसकी नीड्स फुलफिल होती रहती हैं तब तो इसको प्लेजर ही प्लेजर है। अगर इसकी नीड फुलफिल नहीं होती है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन फुलफिलमेंट ऑफ नीड, इफ देयर इज अ डिले इन फुलफिलमेंट ऑफ नीड, तो प्लेजर जो है वो नहीं पूरा हो पाता है। बट इट एक्चुअली ऑपरेट्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, सो इट ट्राइज टू गेन प्लेजर ओनली एंड अवॉइड्स द पेन। इसको पेन को अवॉइड करना है, यानी नीड फुलफिल नहीं होगी तो पेनफुल होगा, यानी भूख लगे जा रही है, लगे जा रही है, लगे जा रही है। अगर खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो एक प्रकार की अंदर बॉडी में जो हमारे हरारत होती है, जो हमें एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसको यहाँ आप एक प्रकार का पेन कंसीडर करें। ठीक है ना? जो इड है हमारा, उसे सिर्फ प्लेजर चाहिए। भूख लगी है तो भैया खाना मिल जाना चाहिए, उसको ज्यादा देर तक भूखे रहने की क्षमता नहीं होती है ना। अगेन यू कैन कंपेयर इट विद एन इन्फेंट। ठीक है, एक इन्फेंट को जैसे भूख लगती है उसे दूध पिला दिया जाए अगर, तो ठीक है, वो अपना शांत रहता है, सो जाता है। थोड़ी देर अगर आप उसे खिलाने की कोशिश करते हो तो वो इधर उधर थोड़ा आपसे ठीक है खेलने की कोशिश कर लेगा। लेकिन अगर उसका पेट भरा नहीं है, उसको दूध नहीं पिलाया गया है, तब आप उसको खिला लो, आप उसको चुप करा पाते हो। जब तक दूध नहीं पिलाओगे वो रोता जाता है, रोता जाता है, आप उसको चुप नहीं करा पाते। दैट इज द केस विद इड, कि इड को अपनी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर नहीं सेटिस्फाई होती तो वो एक्सेप्टेबल सिचुएशन नहीं है इड के लिए। ठीक है ना? आफ्टर दैट इट इज ड्रिवन बाय सेक्सुअल एंड अग्रेसिव अर्जेस। ना सिंपली आपको लिंक करना है कि बायोलॉजिकल जो हमारी इंपल्सेस हैं वहीं पर आपकी सेक्सुअल अर्जेस भी लिंक्ड होती हैं। दैट इज आल्सो समथिंग बायोलॉजिकल। एंड सिमिलरली जो हमारा अग्रेशन है, ठीक है, कि हमें अगर कुछ नहीं मिलता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो हमको गुस्सा आता है। दैट अग्रेशन इज आल्सो समवॉट लिंक्ड टू योर बायोलॉजिकल थिंग्स। ठीक है, वहां भी आपके इंस्टिंक्ट्स का रोल आ जाता है। तो उस चीज को आपको लिंक करना है कि बायोलॉजिकली कुछ चीजें करने के लिए हम डिटरमाइन होते हैं और उनको ही इंस्टिंक्ट कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। हर व्यक्ति को भूख लगेगी ही लगेगी। ठीक है, हर व्यक्ति रेस्पिरेशन करता है, यानी उसको श्वास जो है लेनी ही होती है। अगर उसको जीना है तो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह होगा ही होगा। हर व्यक्ति को अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो गुस्सा आएगा। अब उस गुस्से की मात्रा वेरी कर सकती है, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है, किसी को बहुत तेज आता है, किसी को थोड़ा ही आता है, कोई उसको एक्सप्रेस करता है, कोई उसको एक्सप्रेस नहीं करता है। सो यू सिंपली नीड टू रिमेम्बर कि इड से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, ऑल द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, ऑल द अग्रेसिव इंस्टिंक्ट, और हर प्रकार की जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है, हमारी इंस्टिंक्ट है या मूल प्रवृत्तियां हैं, वो इड से ही जुड़ी हुई होती है। सो सिंपली आपसे पूछ लिया जाए दैट विच पार्ट ऑफ पर्सनालिटी रिप्रेजेंट्स द इंस्टिंक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो हमारी जो इंस्टिंक्ट है वो हमारा इड रिप्रेजेंट करता है। और फिर आप इस चीज को देखो कि इसको रियलिटी से कोई लिंक नहीं होता है। द इट इज नॉट एट ऑल लिंक्ड विद रियलिटी। रियलिटी या वास्तविकता या सच्चाई से कौन सा पार्ट लिंक्ड होता है, दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग लेटर। जब हम इस तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे कि कौन सा पार्ट रियलिटी से एक्चुअल में लिंक होता है। नाउ इड की ही बारे में हम कुछ चीजें और कंटिन्यू करेंगे। ये डायग्राम याद रखना, सो यू विल रिमेम्बर दैट इड को ही डेविल इन अ मैन कहा जाता है। इसका लॉजिक अभी समझेंगे क्यों कहा जाता है। नाउ सी, इंटायरली अनकॉन्शियस, हमने ये लर्न किया है कि जो इड है वो कैसा है, एक तरीके से हम कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल नीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहां हमने देखा द 3 पार्ट्स ऑफ माइंड, ठीक है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ना जो इड है वो माना जाता है कि इट इज एंटायरली अनकॉन्शियस इन एन अडल्ट। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी इड यानी हमारी जो ये सारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, ये सब हमारे अनकॉन्शियस का हिस्सा होती हैं। एट टाइम्स हम इन्हें फुलफिल करते हैं, लेकिन ईगो और सुपर ईगो डेवलप होने के बाद उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो इड है इट एक्चुअली कमांड्स 2 प्रोसेसेस। इन 2 प्रोसेसेस को आपको जरूर याद रखना है। एक है रिफ्लेक्स एक्शन
एक्शंस एंड दूसरी है प्राइमरी प्रोसेस. नाउ learn these two things are linked to id only. ये रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी प्रोसेसेस जो हैं ये पूरी तरीके से id से ही लिंक्ड होती हैं. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? प्रत्यवर्ती क्रियाएं इनको बोलते हैं. तो कुछ हमारे इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जो हैं, इनवॉलेंटरी एक्शन जो आप इच्छा से रोक नहीं सकते हो, इच्छा से कर नहीं सकते हो, ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग होती है. जैसे ब्लिंकिंग, ठीक है, आपके आईज का ब्लिंकिंग जो है, स्नीजिंग है, कफिंग है, इन सबको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. ठीक है. सिमिलरली इफ यू टच समथिंग हॉट, यू एग्जैक्टली द मोमेंट यू रिमूव इट, ठीक है, आपका हाथ आप खट से हटा लेते हो अगर किसी गर्म चीज पर टच हो जाता है तो. ये आप देखो कि ब्लिंकिंग हमारे आईज की होती रहती है. आप किसी भी समय पर कोई हल्का सा धूल वगैरह कुछ आता है तो अपने आप आपको क्या आती है, छींक आ जाती है. ठीक है. और कफिंग जो है उसको भी हम चाहे कि नहीं रोक के रख रहे हैं, राइट. अभी आपने एग्जाम्पल देखा इन द क्लास, लाइक मैं नहीं कंट्रोल कर पाई ना, मैं चाहती थोड़ी ना होंगी कि बीच में डिस्टरबेंस हो जाए, मैंने कोशिश कर लूं तो भी मैं उसको रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो कैसे है, रिफ्लेक्स एक्शन है, नेचुरली एक हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है और हमारे अंडर नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे, हम कहें कि ये एक वॉलंटरी एक्शन नहीं है. अब मेरे हाथ को अगर ऐसे करना है, हाथ अगर मैं ऐसे हिला रही हूँ तो ये वॉलंटरी एक्शन है, मेरा हाथ अपने आप नहीं हिल रहा है, मैं हिला रही हूँ इसलिए हिल रहा है. लेकिन जो कफिंग थी वो मैं ना चाहती तो भी हो रही है, मैंने उसको रोकना भी चाहा लेकिन वो नहीं रुकी. ठीक है. तो ये रिफ्लेक्स एक्शन किससे लिंक्ड होते हैं, हमारे इड से लिंक्ड होते हैं ना. आफ्टर दैट एक टर्म आता है प्राइमरी प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज लर्न दिस टर्म. आप लोगों ने, किसी ने अगर कहीं पढ़ा भी हो ना तो इडिगो सुपर ईगो में बस 4 लाइन पढ़ के चल देते हो आगे, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं. यहाँ मैं जो सारी बातें बता रही हूँ वो सारी चीजें आपको याद रखनी है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ने के लिए. ठीक है. नाउ प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है, तो हमारा जो इड है इसकी डिजायर्स होती हैं, अलग अलग इच्छाएं क्रिएट हो सकती हैं. नाउ इट फॉर्म्स अ मेंटल image of the desired object. सिंपल याद रखना है कि इड की डिजायर्स में कुछ भी हो सकता है, और उन कुछ भी में क्या होता है कि जब कोई डिजायर हुई और रियल में वो चीज नहीं मिल रही है तो वो क्या करता है, उसकी मेंटल इमेज फॉर्म कर देता है. इसको ही प्राइमरी प्रोसेस का नाम दिया जाता है. तो बच्चों याद रखोगे कि कोई भी इच्छित वस्तु की मानसिक प्रतिमा का बन जाना, एक इमेज क्रिएट कर लेना, वो किसका काम है, इड का काम है, और उसी को हम प्राइमरी प्रोसेस का नाम देते हैं. ना जो ड्रीमिंग है, यानी जो सपने देखते हैं हम, वो भी एक प्रकार का प्राइमरी प्रोसेस ही होता है ना. स्पेसिफिकली अगर हम डे ड्रीम की बात करें, ठीक है, रात में तो सपने चलो आते ही हैं, कुछ आपको लगता है कि हाँ मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था फिर भी आ गए हैं, और कुछ हम सोचते हैं उससे लिंक्ड भी आते हैं. लेकिन डे ड्रीमिंग की बात करें, वो कहानी कुछ सुनी होगी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली. ठीक है, तुम लोगों ने पता नहीं देखा हो नहीं देखा, और टीवी सीरियल भी आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपनों पर, और मुंगेरी लाल आराम से सोया रहता और बस अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता था. एंड ही यूज्ड टू डे ड्रीम, और डे ड्रीम में हमेशा आप जो डिजायर रखते हो, जो इच्छा रखते हो कि हाँ मेरे पास एक दिन बढ़िया से गाड़ी होगी, ठीक है, उस गाड़ी को हम लोग चला करके दोस्त लोग जाएंगे और हम बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे. अब वो बैठा बैठा दिन में ही बैठा है कहीं पर और वो अपने दुनिया में ही खो गया है, दिन में ही सपने देख रहा है. और वो सपने जो डे ड्रीम होते हैं वो एक्चुअली हमारी डिजायर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. सब में इक्वल डे ड्रीमिंग नहीं होती है, हाँ एडोलेसेंस में थोड़ी ज्यादा होती है, ये बात हम आगे करेंगे भी. लेकिन कुछ लोगों में ये डे ड्रीमिंग ज्यादा होती है, कुछ में काफी कम होती है. अपने को क्या याद रखना है कि इधर नाइट वाला सपना हो, ड्रीम हो, या फिर डे ड्रीमिंग हो, बोथ आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ प्राइमरी प्रोसेस विच आर गवर्न्ड बाय द इड. इनका कनेक्शन किससे माना गया है, इड से या इदम से माना गया है. Now see,
बट द प्राइमरी प्रोसेस इज नॉट एबल टू फुलफिल द नीड। ये बात सच है कि डिजायर्ड ऑब्जेक्ट की इमेज बना लेना प्राइमरी प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी प्रोसेस से एक्चुअल में नीड तो फुलफिल नहीं हो जाएगी। किसी को भूख लगी है, ठीक है, किसी व्यक्ति को भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, मान लो 2 दिन से कुछ उसने नहीं खाया, नाउ ही कैन इमेजिन द फूड, ठीक है, इमेज तो बना सकता है, वो प्राइमरी प्रोसेस तो हो गई, ठीक है। वो देख रहा है एक थाली, सोच रहा है मेरे सामने सजी हुई थाली है, बिल्कुल बहुत सारे पकवान है, उसमें 10-12 कटोरियों में अलग अलग चीजें रखी हुई हैं, सब्जियां हैं, रोटी है, चावल है, पूड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई है, पूरा थाल सजा हुआ है। लेकिन क्या उस प्राइमरी प्रोसेस के कारण, क्या उस इमेज के कारण उसका पेट भर जाएगा क्या? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखोगे कि प्राइमरी प्रोसेस इज नॉट एबल टू फुलफिल द नीड। एक्चुअल में प्राइमरी प्रोसेस आपकी नीड को, आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है। अ हंग्री पर्सन कैन नॉट ईट द इमेज ऑफ द फूड। सिंपली अगर आप एक भूखे व्यक्ति को कितनी अच्छी इमेज दे दो खाने की, वो उस इमेज को तो नहीं खा सकता है। उसको खाने के लिए तो रियल टाइम फूड की एक्सेस चाहिए, उसको सच में खाना चाहिए, तभी वो खा के अपना पेट भर सकता है। नाउ देन सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट्स डेवलपिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस से नीड्स फुलफिल नहीं हो सकती हैं, इसलिए क्या शुरू हो जाती हैं, सेकेंडरी प्रोसेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब ये सेकेंडरी प्रोसेस क्या है, इनकी हम आगे बात करेंगे। ये सेकेंडरी प्रोसेस लिंक्ड है ईगो से। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट द प्राइमरी प्रोसेस इज लिंक्ड टू इट, बट द सेकेंडरी प्रोसेस इज लिंक्ड टू द ईगो। तो ईगो कैसे इस सेकेंडरी प्रोसेस से वर्क करता है, क्या है सेकेंडरी प्रोसेस, अभी हम आगे बात करेंगे। व्हेन दिस अकर्स द ईगो second component of personality starts taking place. So simply you need to remember कि इस चीज को, सेकेंडरी प्रोसेस को गवर्न करने के लिए बच्चे में क्या क्रिएट होता है, ईगो जो है वो डेवलप होता है, वो क्रिएट होता है, वो ही सेकेंडरी प्रोसेस को अंजाम देता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, एंड दैट सेकेंड पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इज ईगो। नाउ सी, ईगो यहाँ से हम अहम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब वापस मैंने पहले ही बता दिया कि ईगो को नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं याद रखना है कि उसमें तो बहुत ईगो है, बहुत बड़ा ईगो है, अपने नाक को वो कह देते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में कि भाई तुम्हारा ईगो, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, यहाँ रिलेशंस जो है वो ईगो के साथ नहीं चल सकते हैं। ये बिल्कुल कॉमन, हमारे जो वर्ल्ड है वहां पर ये बिल्कुल कॉमन है इस शब्द का उपयोग, लेकिन यहाँ जिस सेंस में ईगो को यूज लिया जाता है उसको आपको समझना है। एक व्यक्ति की समझदारी, एक व्यक्ति की रैशनैलिटी, उसकी लॉजिक या तर्क जो है वो उसके ईगो को रिफ्लेक्ट करते हैं। नाउ ईगो को कहते हैं अ मैन इन अ मैन। हमने देखा इट वाज नेम्ड एज डेविल इन अ मैन एंड ईगो इज नेम्ड एज अ मैन इन अ मैन, यानी एक व्यक्ति के भीतर का व्यक्ति। सिंपल सोचो, एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग भी जो है एक एनिमल है। हमने देखा था फ्रॉयड कहते हैं कि हम भी वाइल्ड एनिमल्स के इक्विवेलेंट ही होते हैं। नाउ सिंपली यहाँ पर लिंक करो कि बायोलॉजिकली हम भी एक प्रकार के एनिमल तो होते हैं, क्योंकि सारे एनिमल्स की बायोलॉजिकल प्रोसेस और हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत सिमिलरिटी होती है, लेकिन सॉरी, हम क्या कर पाते हैं, हम अपने ब्रेन का यूज कर पाते हैं और उस ब्रेन के यूज से हम कुछ रैशनल और लॉजिकल डिसीजंस ले पाते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें कर पाते हैं जो दूसरे एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। सो इड की हम बात करें तो वो हमें बाय बर्थ होता है और वो बाकी एनिमल्स की इंस्टिंक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी इंस्टिंक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ईगो की बात करें तो इसको कहते हैं मैन इन अ मैन, और मैन की खासियत, मनुष्य की खासियत है उसकी समझदारी, उसकी जो मस्तिष्क को उपयोग में लेने की क्षमता है, वो क्षमता। नाउ सी, ईगो एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द रियलिटी। तो आप देखोगे दैट इट इज द रैशनल लेवल ऑफ पर्सनालिटी। सबसे बड़ी बात, रैशनल शब्द को आप समझते हो ना, तार्किक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जो तार्किकता को, रैशनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हम तर्क कर सकते हैं, नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तर्क के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर,
होना चाहिए ना होना चाहिए से कंफ्यूज मत होना, आगे सुपर ईगो में आप इस चीज को और अच्छे से समझोगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर क्या याद रखो कि तर्क के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन हमारा ईगो लेता है। नाउ इट ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ये किस नियम पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर, रियलिटी प्रिंसिपल पर। अब जो रियलिटी प्रिंसिपल है वो क्या है एक्चुअल में, सो इट डज रियलिस्टिक एंड लॉजिकल थिंकिंग, सिंपली कि भाई ऐसी स्थिति है, इस स्थिति में तो यही हो सकता है, ये क्या है, रियलिटी सिचुएशन के अनुसार काम करना है या लॉजिक के अनुसार काम करना है। भैया अगर दो लोग हैं, 3 रोटियां हैं, दोनों को बराबर खानी है तो दोनों को 1.5 ही खानी पड़ेगी। अब उसमें से एक जिद पे अड़ा रहे कि नहीं मेरे को तो जो है 2 रोटी खानी है और रोटी असली में 3 ही है, तो व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति है वो उन दोनों के बीच बंटवारा कर रहा हो तो वो कहेगा भाई आप 2 खा ही नहीं सकते, हमें तो दोनों के बीच में बराबर बांटनी है, और बराबर बांटनी है तो हम दोनों को 1.5 ही दे सकते हैं, क्योंकि है ही 3 रोटी, है ही नहीं चौथी रोटी, तो आपको 2 हम कैसे दे सकते हैं। तो रियल सिचुएशन के बेसिस पर, लॉजिक के बेसिस पर कोई डिसीजन लेने की जो क्षमता है हमारी, वो हमारा ईगो को रिप्रेजेंट करती है ना। ईगो डेवलप्स फ्रॉम द इड, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि वास्तव में जो ईगो है, अहम है, उसकी उत्पत्ति इड से ही होती है, यानी इड का धीरे धीरे वास्तविकता से सामना होता है, तब व्यक्ति का, बच्चे का ईगो जो है वो विकसित होना शुरू होता है, उसमें अहम या हम कहें समझदारी की उत्पत्ति होना शुरू होती है ना। इट डेवलप्स स्टार्टिंग इट स्टार्ट्स डेवलपिंग अराउंड 1+ years ऑफ एज, यानी लगभग 1-1.5 साल के मध्य एक बच्चे में ईगो का विकास होना शुरू होता है, अहम या उसकी समझदारी विकसित होना शुरू होती है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे इस चीज के। नाउ द बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, ये पॉइंट जो है अभी अपन ड्यू रखते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको सुपर ईगो को समझना है, ठीक है। कि ये जो आपका ईगो है, इंडिविजुअल का जो रैशनल और लॉजिकल पार्ट है पर्सनालिटी का, वो इड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है। ये एक प्रकार के मैनेजर का काम करता है, किसके बीच में, इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। क्यों करना पड़ेगा भाई मैनेजर का काम, क्योंकि इड और सुपर ईगो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी हैं, और विरोधी पक्ष जो है अगर दो, एक ही व्यक्ति में 2 विरोधी पक्ष हैं, तो भाई कोई तो बैलेंस बिठाने के लिए चाहिएगा ना, कोई तो इस काम को करेगा ही ना। तो ये काम करने के लिए हमारा ईगो है, हमारा हम कहें जो हमारी तर्क की क्षमता है, समझ की क्षमता है, वो ही इड और सुपर ईगो को बैलेंस में, संतुलन में रख पाती है। तो ये पॉइंट आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ना। ईगो को हम फर्दर डिस्कस करें अगर तो कुछ चीजें आपको समझनी है। लाइक first thing, the ego functions in the conscious, pre-conscious and unconscious mind. So it is partly conscious or we can say mainly conscious, ठीक है, तीनों में काम करता है। आगे एक डायग्राम भी देखोगे आप, वो इस चीज को और क्लियरली मेंशन करेगा। इड पूरी तरीके से अनकॉन्शियस पर काम करता है, और इड इज एक्चुअली लाइक प्रेजेंट इन द अनकॉन्शियस, ठीक है, वो अनकॉन्शियस से ही सारी चीजों को कर रहा है। जो ईगो है वो मेनली कॉन्शियस में रहता है, बाकी कुछ हिस्सा माना जाता है ईगो का प्री कॉन्शियस, और कुछ अनकॉन्शियस में भी इंक्लूड होता है ना। जो सुपर ईगो है उसकी भी हम अभी आगे बात करेंगे, एक डायग्राम है वो क्लियरली इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करके बताएगा। नाउ द ईगो डेवलप्स फ्रॉम द इड and ensures that the impulses of the id can be expressed in a manner acceptable in the real world. Now इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ईगो वास्तव में इड से ही डेवलप हो रहा है। वी डिस्कस दैट थिंग कि अराउंड 1+ का एज जो है, 1-1.5 साल के एज पर बच्चे में इड से धीरे धीरे ईगो का डेवलप होना शुरू होता है। इड रहता है लेकिन इड से ही कहा जाता है कि अब उसमें समझ भी आने लगती है, ईगो भी डेवलप होने लगता है ना।
it ensures the impulses of the it can be expressed in a manner which is acceptable in the real world. अब इस चीज को आप कैसे समझोगे? हमने बात करी कि बायोलॉजिकल नीड्स जो है हमारी वो इड को रिप्रेजेंट करती है. अब बच्चा सूसू पॉटी तो करता है, ठीक है, उसको सूसू पॉटी आएगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, उसके बायोलॉजिकल नीड्स का पार्ट है. अब हम कह रहे हैं कि जब वो कुछ महीनों तक बड़ा होता रहता है, 1 साल तक, उसको कौन बताता है? 6-8 महीने 10 महीने तक बच्चा आराम से जहां चाहता है वहां सुसु पॉटी करता है. फिर उसके आसपास लोग होते हैं, उसकी मम्मी होती है, पापा होते हैं, दूसरे लोग होते हैं परिवार में, वो कहते हैं भाई अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब हमें इसको सिखाना पड़ेगा, अब हमें इसको बताना पड़ेगा चीजें कि नहीं, सुसु पोटी आए तो आपको बताना चाहिए, सुसु पोटी आए तो आपको किसी दूसरी जगह, किसी स्पेसिफिक जगह पर जाकर के ही करना चाहिए. ना ये किसका काम हो गया? एक्चुअल में ईगो का काम हो गया. ये चीज की समझ इड को नहीं डेवलप हो सकती है. जो पेरेंट्स कह रहे हैं, जो बड़े लोग आसपास के कह रहे हैं, उस चीज को जानना और समझना जो है वो किसका काम है? ईगो का काम है कि नहीं, ये आसपास सारे लोग हैं, दिस इज द रियल वर्ल्ड, इनके अनुसार भी चलना पड़ेगा. अगर ये कह रहे हैं कि जगह जगह कहीं पे भी सुसु पॉटी नहीं कर सकते, यानी कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं. धीरे धीरे बच्चा अपनी जो इंस्टिंक्ट है उसमें चेंज लाने लगता है. इंस्टिंक्ट तो रहेगी, सुसु बॉडी तो आएगा, वो कहाँ कर रहा है, कब कर रहा है, उस पर हम चाहते हैं कंट्रोल करने लग जाए. तो अब बच्चा आके बताने लगता है. हम शुरू में उसको इशारे से बताते हैं कि भाई आपको सुसु बॉडी आए तो आप ऐसे खींच देना, अपना नेकर को छू देना, या आपने जो पहन रखा मम्मी को आकर के पकड़ लेना, उनको छू देना. तो इस तरीके से वो धीरे धीरे इस चीज को समझने लगता है. और वो जो समझ है कि हाँ, हमारी जो इम्पल्सेस हैं उन्हें हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, उन्हें हमें सोसाइटी के अनुसार एक्सेप्टेबल मैनर में ढालना पड़ेगा. वो हमारा ईगो है, हमारी समझदारी है. और हम आगे डिस्कस करते हैं इसको. सो द रियलिटी प्रिंसिपल, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना. रियलिटी प्रिंसिपल एक्चुअली weighs the costs and benefits of an action before deciding to act upon or abandon the impulses. यहाँ आपको समझना है इस चीज को कि क्योंकि ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है. सो ईगो का जो मेन काम है वो क्या है कि वास्तविकता के आधार पर किसी सिचुएशन में कोई इम्पल्स के ऊपर एक्ट करने से पहले कि हाँ ऐसा करना चाहिए या उस पर हमें रोक लगानी चाहिए, वो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स देखता है कि इससे क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है. जस्ट एन एग्जाम्पल लो कि एक बच्चा है, ठीक है, सपोज अभी वो घुटने पर चलने लग गया है, ठीक है, घुटनों पर थोड़ा थोड़ा चलता है. तो उस स्थिति में, उस एज में बच्चे जो नीचे के स्विचेस होते हैं ना, घरों में होते हैं हमारे नीचे स्विचेस होते हैं ना, सारे स्विच ऊपर ही नहीं होते, कुछ स्विच थोड़ा नीचे होते, तो वो बच्चा उन स्विचेस तक आसानी से पहुंच जाता है. ठीक है, और बच्चा क्या करेगा? स्विचेस, उसको पता है क्या एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे, वो तो क्या करता है, फिंगर को अपनी को घुसा रहा होता है, कहीं ना कहीं पर लगा रहा होता है. ठीक है, अब ऐसी स्थिति में जिसका बच्चा है, उस घर परिवार के लोग जब देखते हैं, उसकी तो डिजायर है वहां जाके छूने की, और वो छू रहा है, ये क्या है? बच्चे का इड है. सिंपली आपको लिंक करना है कि वो बार बार जाकर के उन स्विचेस में उंगली डालता है, उनको छूता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, ये उसका इड है. अब लेकिन उसके आसपास के लोगों ने 2-4 बार उसको टोक दिया. एक बार मम्मी ने देखा, एक बार पापा ने देखा, 2-4 बार और हुआ ऐसा, नहीं नहीं करना. एक बार थोड़ा सा तेजी से बोल दिया कि बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, दूर रहना स्विच से, वहां पर नहीं जाना. नाउ व्हाट हैपेंस, जब ये एक्सपीरियंस हो जाता है उसको, तब उसको ये बात समझ आती है कि यस देयर आर पीपल, वो मुझे रोक रहे हैं. ठीक है, तब उसका ईगो क्या करता है, आप ये देखो, हम कह रहे हैं लगभग 1-1.25 साल के बच्चे में ये ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है. तो अब वो बच्चा जो स्विचेस में उंगलियां डाल रहा है, ठीक है, अब 2-4 बार उसको रोका गया, टोका गया, तो अब वो क्या करता है, जब उसके आसपास कोई होता है तो वो स्विच में उंगली नहीं डालता है. लेकिन जब उसके आसपास कोई नहीं होता है
तब वो उसी चीज को वापस करता है। यानी इस केस में डिसीजन कौन ले रहा है, ईगो इज टेकिंग द डिसीजन। यानी उस बच्चे में ईगो डेवलप होना शुरू हो गया, उसमें समझदारी विकसित होना शुरू हो गई है कि जब आसपास कोई नहीं है, मुझे खतरा नहीं है, तब तो मेरी इम्पल्सेस को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। लेकिन आसपास लोग हैं जो मुझे रोक रहे हैं, जो मुझे मना कर रहे हैं, ऐसे समय उस समय मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति को नहीं पूरा करूं, मैं उनको संभाल के रखूं, कंट्रोल करके रखूं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ईगो। नाउ इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजें ईगो से लिंक्ड और हैं, जो हम बात कर रहे थे ना सेकेंडरी प्रोसेस की। सो ईगो की हमने जब शुरुआत करी तो वहां सबसे पहले सेकेंडरी प्रोसेस का नाम आया था। सो द ईगो also discharges a tension created by unmet impulses through the secondary process. This is important कि जो unmet impulses हैं, यानी ऐसी इच्छाएं, ऐसी आंतरिक इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई है, जो उत्पन्न कहाँ होंगी, क्रिएट कहाँ होंगी, इड के थ्रू क्रिएट होगी। ठीक है ना, उनके लिए ये क्या करता है, सेकेंडरी प्रोसेस का यूज करता है। वो क्या होती है, इन विच द ईगो ट्राइज टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट मैचेस द मेंटल इमेज क्रिएटेड बाय इट्स प्राइमरी प्रोसेस। नाउ दिस इज द थिंग कि जो इड है उसकी प्राइमरी प्रोसेस के थ्रू उसने अपनी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट की इमेज डेवलप कर ली थी। ठीक है, लेकिन वो जो प्राइमरी प्रोसेस हुई, वो जो इमेज डेवलप हुई, उससे नीड फुलफिल नहीं हो सकती है, ये हमने डिस्कस किया था ना। ईगो क्या करता है, ईगो इसी केस में सेकेंडरी प्रोसेस का यूज लेता है। सेकेंडरी प्रोसेस का जब वो यूज लेता है तो क्या करता है कि रियल लाइफ में, रियल सिचुएशंस में एक्चुअल कोई ऐसी ऑब्जेक्ट ढूंढने का कोशिश करता है विच इज सिमिलर टू द इमेज विच वाज क्रिएटेड बाय द इड। जो इमेज, जो मेंटल इमेज इड ने क्रिएट की थी, उसके सिमिलर कोई चीज मिल जाए, ये कोशिश एक्चुअल में कौन करता है, हमारा ईगो करता है, और इसी को हम सेकेंडरी प्रोसेस का नाम देते हैं। तो आपको सिंपली इतना ही याद रखना है कि सेकेंडरी प्रोसेस का लिंक किससे है और प्राइमरी प्रोसेस का लिंक किससे है। सो टिल नाउ वी डिस्कस टू पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, इड एंड ईगो। इसमें से आपको ईगो के लिए कुछ और नाम भी आपको याद रखने हैं। मैन आप याद रखेंगे फॉर ईगो। ठीक है, इड के लिए हमने कहा था डेविल इन अ मैन। ठीक है, फॉर ईगो मैन इन अ मैन। उसके अलावा इसको कहते हैं मैनेजर ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्सनालिटी। एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्सनालिटी, तो मैनेजर भी इसी को कहते हैं, एग्जीक्यूटिव भी इसी को कहते हैं। ठीक है, मैन एंड मैन इसको कहते हैं। उसके अलावा लॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी भी इसी को कहते हैं। इफ यू आर आस्क्ड अबाउट दिस थिंग दैट विच इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, फिर हम क्या आंसर करेंगे, ईगो ही आंसर करेंगे, क्योंकि तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर कौन वर्क करता है, ईगो वर्क करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए विच पार्ट ऑफ पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल एबिलिटीज और द रैशनल एबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन, तो वहां भी हम आंसर ईगो ही करेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स, एडअप कर लेना इनको, मैनेजर ऑफ पर्सनालिटी, एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्सनालिटी एंड द लॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। साथ के साथ सेल्फ या आत्म की जो समझ है वो भी किससे लिंक्ड होती है, हमारे ईगो से ही लिंक्ड होती है। हर व्यक्ति का एक जो सेल्फ का अवेयरनेस होता है, सेल्फ का थॉट होता है, दैट इज लिंक्ड टू आवर ईगो। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए इतना ही। सो हियर इन दिस पार्ट यू लर्नड अबाउट इड एंड ईगो। दो पार्ट्स की हमने बात करी है, इड की और ईगो की। सो यू वांट टू नो अबाउट सुपर ईगो और नॉट, आपको पता करना है सुपर ईगो के बारे में कुछ चीजों को और इन तीनों के इंटरेक्शन को, लाइक हाउ दीज थ्री इंटरेक्ट इन अ पर्सन। इड, ईगो और सुपर ईगो कैसे एक दूसरे से रिलेशन मेंटेन करते हैं, या एक पर्सन में दो तीनों का इंटरेक्शन कैसे होता है। और इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंड आई hope that you must be willing to learn these things with me. And if you like this video, please comment below
द वीडियो, आपको बताना है कि यू वांट मी टू प्रोवाइड द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ दिस वीडियो और नॉट। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का अगला भाग जिसमें मैं सुपर ईगो को एक्सप्लेन करूं और इन तीनों के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करूं, वो आपको देखना है या नहीं देखना है। अगर आपको देखना है तो प्लीज कमेंट करिए। कमेंट्स अगर अच्छे आएंगे, ज्यादा लोग देखना चाहेंगे, तो ही मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको प्रोवाइड कराऊंगी, उसको यूट्यूब पर मेंशन करूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।